Notwithstanding anything contained in the act or in law for the time being in force, board shall have power through sale tax general order to direct. अब यहाँ लेजिस्लेटर ने खुद पावर उसको दे दी कि एसटीयू के जरिए कर सकता है तो डिस्कनेक्शन में। तो यहाँ फिर ये वैलिड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी। यहाँ ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा, तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में यहाँ फॉल होगा, तो यहाँ ये इफेक्टिव भी होगा और अप्लीकेबल भी होगा। अगर इस तरह का जहाँ कहीं है कि थ्रू एसटीयू आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या लेजिस्लेटर ने पावर स्टैच्यू में दे दी है, तो ये जैसे रूल का स्टेटस है कि जो लॉ के तहत रूल प्रेस्क्राइब होते हैं उनकी स्टैचुरी पोजीशन उसी तरह होती है जैसे लॉ होता है, अनलेस सेंट्रल वो रिपग्नेंट ना हो, इनकंसिस्टेंट ना हो, डेविएट ना करते हो, या डिफरेंट अथॉरिटी जिसको अथॉरिटी को पावर दी है उसने ना इशू की हो, तो उन सिचुएशन में वो इनवैलिड होंगे टू दैट एक्सटेंट। अदरवाइज वो ऐसे ही होंगे जैसे आपका स्टैचू है, वही उसी उनकी हैसियत स्टैचुरी हैसियत ही होगी, अनलेस सेंट्रल जो मैंने बताई हैं उसमें। तो यहाँ क्योंकि पावर दे दी गई है एसटीयू के जरिए डिस्कनेक्शन की, तो उस तरह वो फिर डिस्कनेक्शन किया जा सकता है टू डायरेक्ट द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर discontinuation of gas and supply connection of any person who fall in the following category, namely any person including tier 1 retailer who fails to register for sale tax purpose। तो फेल का वर्ड जो है वो जस्ट वैसे ही नहीं है, बल्कि वो अबव दैन नॉन क्लम्स है, वो बियॉन्ड रीजनेबल, अगर कोई रीजनेबल काज है, बोनाफाइडी काज है, या उस पर टाइम लगा है, रजिस्ट्रेशन हुई है, तो वो फेल में कवर नहीं होता। फेल मीन डेलिबरेटली आपने चीज़ें की ना हो, तो उस सिचुएशन में फिर आपका होगा। तो कोर्ट में आप फेल के वर्ड को कंटेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप प्रोसेस में हैं, रीजनेबल काज हैं, बोनाफाइडी काज हैं जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, या मशीन नहीं मिल रही, या सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, या टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ है, या टेक्निकलिटी की वजह से नहीं कर रहे, तो या नहीं हुई या डिले हुए, तो उसकी वजह से फिर आपका डिस्कनेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर ऐसा बंदा ही नहीं मिला जो अभी तक लाइसेंस से याफ्ता हुआ है, वो ये भी एक रीजनेबल काज है आपके पास। उन्होंने कहा था जी हम लाइसेंसी जो है वो इशू करेंगे, उनको हम देंगे, उनका आप फिर उनसे लगवाएंगे, वो अभी तक लिस्ट नहीं उन्होंने इशू की, तो ये भी रीजनेबल काज है कि भी आपने खुद प्रेस्क्राइब रूल किए हुए हैं और उसमें कहा है कि आपने लगवाना ही उससे है, तो जबकि वो है ही नहीं है, तो इसलिए पेनल्टी शनल्टी जो लगाने वाली जितनी है, जब आपने एक्ट नहीं की है, नो वन कैन बी पेनलाइज फॉर द एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक फंक्शनरी। ये भी सेटल्ड लॉ है, डॉक्ट्राइन है कि किसी को पब्लिक फंक्शनरी के एक्शन या ओमिशन जो काम उसने नहीं किया या कोर्ट ने, तो आपको पेनलाइज नहीं किया सकता। वो अपनी ड्यूटी पहले परफॉर्म करें, फिर आप पे पेनल्टी या दंड लग सकते हैं। तो ये आप उसमें जहाँ रीजनेबल काज आपने देने हैं, तो वहाँ जहाँ पेनल्टी नहीं लगनी शैल भी है, तो वहाँ आप ये दे सकते हैं कि वो जो लाइसेंसी वो ही नहीं है, या रूल प्रेस्क्राइब नहीं है, या ये उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, तो वो सारे आपने रीजनेबल या बोनाफाइडी काज, रीजन ग्राउंड सारे आप ले सकते हैं। तो पहली तो सबसे पहली चीज है कि जी पहले तो वो फिजिकली वेरीफाई करेंगे यार ये एलिजिबल भी है कि नहीं एलिजिबल है, वो एलिजिबिलिटी भी नहीं चेक करते, सीधी पेनल्टी ठोक देते हैं। वही तो कहते हैं वो अच्छा काम करते हैं तो हमारा काम बनता है ना। अगर वो सारी चीज चेक कर, वो यही अच्छी बात है ना, अगर वो चेक कर लें, फिजिकली कर लें, सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ पूरी कर लें, तो फिर हम सक्सेस नहीं होंगे। तो आपकी बात देखिए, अगर पीओएस में बंदा आता है उसे नो डाउट उसे करानी चाहिए, देखिए अच्छी बेनिफिट है, लेकिन करना भी चाहिए और हो भी रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने दो तीन बड़ी हार्श जो अमेंडमेंट की हैं, देखिए ये सारी हार्श ही है ना, वो 60% वाली जो की है, ये अभी वैसे हमने पहले उस पर केस आपके आने से पहले 8-10 केस ला उस पर डिस्कस कर लिए हैं। आप लेट आए हैं क्योंकि उसमें टेक्निकलिटी, प्रोसीजर लैब्स, दोबारा दिखा दें यार एक नजर, उसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, पीछे आ जाए ये यहाँ ये ऊपर आए पहले दिखा लें। ऑटो 60%, पोर्टल 60%, क्रिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एडजस्टेबल अनलॉफुल कन्फिस्केटरी डबल जेबर्टी इनकंसिडरेबल सेक्शन 3, 7, 8B, 10, 60T वैट स्कीम है। इसमें
ये आपने जो रेफरेंस दिया ये तो अमेंडमेंट तो अभी आई है, ये तो मेरा हाल है नहीं, पहले वाले 8B के हैं ना, ये 8B में उन्होंने होल्ड किया था कि 8B का जो है ये इसका पर्पस ये है कि जो फेक फ्लाइंग या अदर इनवाइस हैं रिटर्न फाइल करते हैं, अदरवाइज तो इनपुट एक ट्रस्ट है विद द स्टेट ना, तो ये है कि क्योंकि उसकी वजह से इनपुट को लोग ज़्यादा शो कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आउटपुट को कम कर लेते हैं या कैरी फॉरवर्ड या डेफर करते हैं, तो इस वजह से एटलीस्ट उन्होंने कहा वैसे तो वैट स्कीम के खिलाफ है ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसके ऊपर भी हाई हाँ, कोर्ट वही जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट का रेफरेंस डिलीट ये आगे है ना, ये पहले हमने ट्रिब्यूनल दिया है, उसके बाद ये बल्क एंड कंपनी हाई कोर्ट की, फिर आगे DB की ये मैंने इसमें कटस किया था ये वाली है, इसके बाद और सारी आगे और ये फिर ये सारे इसमें उनका टेक्निक, इसमें उन्होंने होल्ड किया था कि अपना प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी नहीं ले सकते, एट द मैक्स पेनल्टी या वो ला सकते हैं, और इसको भी और बाकी और केस ला भी आगे हमने डिस्कस किए हैं कि ट्रस्ट है विद द स्टेट इनपुट के मतलब कि डबल एक दफ़ा तो आप दें सप्लायर को, फिर गवर्नमेंट को भी फेर दें, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे ये हमने ऑलरेडी इस पर कवर कर लिया आपका एरिया, तो फिर हमने अच्छा नीचे और STU और उसका स्टेटस भी हमने डिस्कस कर लिया है, उसके भी बहुत सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं, सेंट्रल इंश्योरेंस और शेखू और दूसरे सारे, क्योंकि आप थोड़ा लेट आए तो इसलिए हमने कहा रिव्यू करवा देना, ये ख्वाजा संत का ये रूल के मतलब आगे देख लो। लेकिन वैसे मैं सर एक छोटी सी एडिशन करता हूं, FBR लेवल पे इसे कंटेस्ट करना चाहिए। देखिए FBR के अपने मिसाइल हैं, FBR अब उन्होंने उसमें ना एक टैब दे दी है 8B6 की, पहले था कि एक्सक्लूजन मैनुअल दें, ठीक है, अब वो दे दी, अब वो फिल कर भी दें जून तक तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको भाई 60% लेना है, उनके टारगेट है वो टारगेट है कि उसके अंदर 60% लेकिन जो 60% बड़ा अगर यूनिट है जहाँ करोड़ों का इनपुट आउटपुट है तो वहाँ 60% ह्यूज यूनिट है, वो कन्फिस्केटरी और एक्सप्रोप्रिएटरी है, वो लेना है वो कैसे देगा, उधर भी दे के आपको भी दे, कहाँ से देगा वो, तो इसलिए लोग रिटर्न ही नहीं फाइल करते, वो कहते जून के बाद फाइल कर लेंगे, जब वो आएगा तो फिर कर लेंगे, ठीक है, तो इसलिए वो भी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं कि नहीं करना, तो ये भी अपनी जगह पे हमने भी जो कर लें, जो करना इनएक्टिव कर देने बाद में कर लेंगे, जब इंटीग्रेट हो जाएगा आप अलाउ कर देंगे, हम फाइल कर देंगे, तो इस तरह कैरी फॉरवर्ड कोर्टों चोटों में चले। ये हमने STU डिस्क किया है ना 17 वाला पहले कर लिया है ना, उसमें 2 सिचुएशन उन्होंने बताई हैं, एक वो वाले हैं कि जो टायर 1 में फाल ही नहीं करते, वो एक्सक्लूड हो गए, तो वो तो उनका पिछला जो नहीं था वो सारा कर सकते हैं। एक दूसरी सिचुएशन है कि आप टायर 1 में थे तो आपने इंटीग्रेट नहीं कराया, तो एक तो आपका ऑटो 60% रिड्यूस होता रहा, दूसरा आपने सब्सिक्वेंट कैरी फॉरवर्ड का एडजस्ट भी किया है, तो उन्होंने कहा ये परमानेंट हम डिसअलाउ करेंगे, ठीक है ना, और अलाउ भी अगले महीने, इस महीने में ऑर्डर हुआ है तो अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और डिसअलाउ कर देंगे, उस पर ऑर्डर पास करेंगे। ये वो हमने उसके सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने कहा एक सिचुएशन ये डिस्कस की है कि आप 6 महीने तक तो वैसे ही चाहें तो नहीं क्लेम कर सकते, सेक्शन 7 है, ठीक है ना, तो आप एक पैसा भी ना करें तो 60% डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है। अगर दूसरा आपके के पास वो लॉ प्रोवाइड करता है आपको सेक्शन 7 जो है, तो अगर उस सिचुएशन में तो आपका डिसअलाउ 0 होगा फिर, ठीक है, आप पे करते रहें, तो जब आप इंटीग्रेट होते हैं फिर क्लेम करना शुरू कर दें, तो उस सिचुएशन में तो नहीं आएगा। दूसरा वही ना कैरी फॉरवर्ड, पहले कैरी फॉरवर्ड वो होगा जो आपका क्लेम करेंगे तो 60% होगा तो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा ना। अच्छा, वो वैसे तो कर रहे हैं, उनका सिस्टम तो ऐसे कर रहा है, हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं। वो तो अनवाइस वाइज भी कर सकते हैं, तो अनवाइस वाइज जो भी आपका क्लेम बनता है उसको भी डिसअलाउ कर देंगे, वो तो करेंगे ना, इसीलिए हमने STU और सारी क्लैरिफिकेशन को डिस्कस किया है। दूसरा ये है कि आप एक सिर्फ टैक्स जो है इनपुट टैक्स आप सिर्फ सप्लायर को ही नहीं देते, आप इम्पोर्ट पे भी दे के आते हैं, जो चार्जेबिलिटी पे सेक्शन 3 में बनता है, 3 का B जो है, ठीक है, तो वो तो आप गवर्नमेंट को पहले ही दे के खुद दे के आए, अब वो भी डिसअलाउ हो सकता है। जब डिसअलाउ करना है वो तो ओपनिंग प्लस फॉर द मंथ क्लेम करना है आपने, उसका 60% करना है, तो कैरी फॉरवर्ड फिर आपने ऑटो पे करना है, फिर ऑनवर्ड चलना है, तो क्या उसका भी डिसअलाउ हो सकता है, ये एक अलग है।
क्या डिसअलाउ परमानेंट लॉ में है? लॉ में तो नहीं है। उन्हें तो क्या रिड्यूस करना है और पीनलाइज उसको करना है कि उसका पर्पज़ ये, इनमें हमने पर्पज़ डिस्कस किए हैं, इसमें कोई सलाह में उनका ही पर्पज़ ये है, ये टेक्निकलिटी या प्रोसीजर लैब्स की वजह से आप उसका जो ट्रस्ट विद द स्टेट है इसको कन्फिस्केट नहीं कर सकते। आप उसकी पेनल्टी या डिफॉल्ट चार्ज उस पीरियड का ले सकते हैं और वो अगले सालों में उसका टाइटल, उसकी प्रॉपर्टी है वो एडजस्टेबल है या रिफंड है वो आपने करनी है या एडजस्ट कर लें अगले महीनों में। तो इसलिए उसको लॉ में भी लिखा नहीं है, उसकी वर्डिंग पढ़े वहाँ ये नहीं लिखा हुआ, वो उसमें लिखा हुआ है एडजस्टेबल इनपुट टैक्स रिड्यूस बाई 60%। ये नहीं लिखा हो क्या रिड्यूस एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड अगेन नेक्स्ट पीरियड। वो तो पीरियड का लिखा हुआ है, टैक्स उस पीरियड में जो क्लेम किया है उस पीरियड में अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 9A है जो उसके मुताबिक नहीं है तो उस मंथ का जिस महीने में नहीं है आप उसका रिड्यूस हो जाएगा। बस इस हद तक वर्डिंग है। अगली वर्डिंग तो नहीं है कि वो जो आपका रिड्यूस हुआ है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते या आगे एडजस्ट नहीं कर सकते या वो परमानेंट डिसअलाउ आपका हो जाएगा। ये तो आपका ऐसे है कि इंपोर्टिंग है, रीडिंग है इन द लॉ विच इज नॉट देयर। तो वो वैसे स्टैचू जो है इंटरप्रिटेशन उसके ही खिलाफ है कि कोई चीज़ लेटर ऑफ लॉ या वर्डिंग ऑफ लॉ है उसके मुताबिक उसको इन्फोर्स करना है। उसमें FBR या कोई भी इवन द हाई कोर्ट या अदर अथॉरिटी जो है उनके पास पावर नहीं है कि उसमें कोई चीज़ प्लग कर सकें जो उसमें नहीं है या उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट करके ख़त्म कर दें जो उसमें है। तो इसलिए लेटर ऑफ लॉ जब स्टैचू फिजिकल स्टैचू जो है लेटर ऑफ लॉ और वैलिड वर्ड ऑफ लॉ के मुताबिक इंटरप्रेटेड होते हैं और इन्फोर्स होते हैं। जहाँ कहीं एम्बिग्युइटी हो, ये एम्बिग्युइटी है इसमें, जहाँ एम्बिग्युइटी हो, इनकन्सिस्टेंसी हो, अपसर्टी हो, दैट इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। तो इसलिए यहाँ रिड्यूस हो रहा है उसका फंडामेंटल, या अभी हमने ये भी डिस्कस किया था ये DG सीमेंट में उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनपुट टैक्स से जो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द टैक्स पेयर है और ट्रस्ट है, स्केल ट्रस्ट है विद द स्टेट। तो इसको कन्फिस्केट करना या इसको देखिए आप जो बात फरमा रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, ये FBR की जो रूलिंग है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब एक लॉ है कि जी स्ट्रिक्ट राइट है कि जी आपको तो कंट्राक्ट है, यही तो हमने कहना है कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है सही नहीं है ना भाई। यही लॉ में होल्ड हुआ है कि बल्कि ये सेंट्रल इंश्योरेंस में तो ये होल्ड हुआ है कि FBR इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है। उन्होंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्टैच्यू को इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते। क्लियर जी। आपने सेंट्रल इंश्योरेंस का केस सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा है और शेख हुसैन का भी पढ़ा है अभी, तो उसमें भी यही होल्ड हुआ है कि FBR जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है उसमें फिगर इन नहीं है। ये इनके जो भी सर्कुलर SRO या जो चीज़ें होती हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हैं और अपने इंटरनल कम्युनिकेशन है अपने स्टाफ के लिए। खुदाया जुडिशल अथॉरिटी को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते, ना जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी, ना कमिश्नर अपील, ना ट्रिब्यूनल, ना हाई कोर्ट, और ना ही इसकी बाइंडिंग फोर्स है एंगेज द टैक्स पेयर। ठीक है। तो इसलिए ये तो ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है ना। और दूसरा STUO जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी नहीं, ये भी हमने सूफी वाला केस अभी डिस्कस किया है। तो ये रूल के स्टेटस पे भी नहीं है कि रूल जो है वो सबऑर्डिनेट या SRO सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं। वो स्टैचुरी उसकी हैसियत उसी तरह होती है जैसे स्टैचू है, अनलेस सेंट्रल वो कंट्राडिक्ट करें या फर्दर कंडीशन इम्पोज करें तो उस सिचुएशन में वो स्टैचू ये हमने रेट फाइल कर दी है ना, उसमें उन्होंने रेट दे दिया है। तो पहले भी STUO 119 स्टील सेक्टर में था, वो भी हमने किया था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज ये सूफी स्टील में STUO इशू किया था कस्टम का, वो भी उन्होंने डिक्लेयर किया। ये सारे केस उसी पे ही हैं जिसमें STUO उन्होंने डिक्लेयर किए हुए। तो SRO भी उसी हैं, ऑलरेडी कोर्ट ने किए हुए। अब करेंगे तो वो फिर कर देंगे कि नहीं, और वही STUO पहले भी ऑलरेडी किए हैं तो फिर कर देंगे। नहीं कोई मसला नहीं, और भी क्वेश्चन है तो पहले करने फिर आगे चलें। अच्छा चलो नेक्स्ट बेटा। Provided that upon registration or integration as the case may be of above said person, board shall notify the restoration of their gas or electricity connection through STU। फिर एक STU इशू करके उसको रिस्टोर कर दें।
क्लियर। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल प्रैक्टिस बनी हुई है कि पेनल्टी, पहली पेनल्टी का ऑर्डर, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी वाली का, तो फिर सीलिंग, वो हम उसको देखते हैं 3325A जो फाइनेंस थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 में जो ऐड हुआ है सितंबर 13 को इसको, तो उसको हम देखते हैं। पहले ये 25A है, इम्पॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज जो है उसको देखना पड़ता है। ए पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस एज स्टिपुलेटेड अंडर सब सेक्शन 9A ऑफ सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 और 9A का रेफरेंस है। 10 जो इंटीग्रेशन ऑफ मशीन है वो नहीं है इसमें, वो ना भी करें तो उसकी कोई पेनल्टी चलती नहीं। हमने 10 भी पढ़ा था उसका सब सेक्शन, तो सब सेक्शन में जिसमें उन्होंने कहा था इंटीग्रेशन मशीन भी होने रियल टाइम इनवाइसिंग इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस के लिए, तो वो इसमें मेंशन नहीं है। जो इसमें मेंशन नहीं है वो इसमें रीड इन या इम्पोर्ट नहीं की जा सकती। क्लियर, जैसे लैंग्वेज है उसी तरह ही हमने करना है। उसके बाद हु फेल्स टू गेट हिमसेल्फ, फेल का वर्ड जो है ये मैंने पहले कहा है, मेयर नॉन कंप्लायंस फेल नहीं है, डेलिबरेटली हो, नोइंगली हो और अबव देन नॉन कंप्लायंस हो, तो फिर उस सिचुएशन में आपका जो है वो उसमें फिर आएगा टू इंटीग्रेट इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ एंड रूल मेड देयर अंडर। क्लियर, ये एक एरिया है। तो अब हम अगला देखते हैं, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी, शैल बी लायबल ये भी इंटरप्रेटेड है नीचे हमने, जहाँ शैल पे होगा तो वो आपका मैंडेटरी होगा, शैल बी लायबल या शैल लायबल होगा तो लायबल के वर्ड में इसको डिस्क्रिशनरी या डायरेक्टरी नेचर समझा जा सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पेनल्टी लगाई जाए, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को देखना है। आगे हम केस देखेंगे जिसमें शैल बी लायबल ये सारे इंटरप्रेटेड हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो उसके बाद पहली पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपये फॉर द फर्स्ट डिफॉल्ट। पहला डिफॉल्ट आपको नोटिस आया, आपने इंटीग्रेट नहीं किया तो 5 लाख की पेनल्टी होगी। फिर 1 मिलियन सेकंड डिफॉल्ट होगी और आफ्टर 15 डेज ऑफ द ऑर्डर फर्स्ट फॉल, पहले वाला ऑर्डर किया 15 दिन के बाद फिर देखेंगे, फिर नहीं किया तो आपको 10 लाख की होगी, फिर नहीं किया तो फिर पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन होगी फॉर द थर्ड डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेकंड डिफॉल्ट। उसके बाद पेनल्टी फॉर 3 मिलियन रुपी फॉर फोर्थ डिफॉल्ट आफ्टर 15 डे ऑफ ऑर्डर थर्ड डिफॉल्ट। आगे उसके बाद फिर जब 30 लाख का हो जाएगी, नॉट विद स्टैंडिंग अबाउ ए बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल टू बी, इसमें भी शैल बी लायबल टू है, शैल भी नहीं है कि जरूर कर दिया जाएगा। तो शैल बी लायबल टू बी सील्ड बाय द ऑफिसर इन द मैनर प्रेस्क्राइब। सीलिंग का भी रूल रेगुलेशन जो है वो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, वो अभी किए हैं उन्होंने, ठीक है, उसके मुताबिक उसका सील होगा। और आखिरी प्रोवाइडेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रोवाइडेड दैट इफ द रिटेलर इंटीग्रेट हिज बिजनेस विद द बोर्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बिफोर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर द सेकंड डिफॉल्ट। सेकंड डिफॉल्ट वाली 10 लाख वाली है, उससे पहले इम्पोजिशन से अगर आप कर लेते हैं तो पहले वाला ऑर्डर भी होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर जी। अब इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप पहला आप कितने किया है, उन्होंने आप पेनल्टी लगाई है, तो पेनल्टी का प्रोसीजर मैंने पहले डिस्कस किया है कि आजकल नोटिस जो है जनरली वो 3325A के इशू करते हैं। 3325 जस्ट डिस्क्राइब करती है कि ये बेसिस हैं और ये पेनल्टी है और ये सेक्शन है, ये इम्पोजिशन की बात नहीं करती, एडजुडिकेशन की इसमें नहीं है। तो जो शो का नोटिस आते हैं वो 3325A के होते हैं और उसमें 11(2) नहीं होता, जिसमें 11(2) मैंडेटरी है, क्योंकि जो भी एडजुडिकेशन या असेसमेंट करनी है या पेनल्टी इम्पोज करनी है वो सेक्शन 11 के तहत है, और 11 के तहत ही अपॉर्चुनिटी शो का नोटिस देना है, और उसके तहत ही सब सेक्शन 5 में पहले उसमें पीरियड भी लिमिट है, 5 साल तक करना है, विद इन 5 ईयर करना है। फिर वंस चौकाज नोटिस उसमें इशू हो जाए फिर वो 120 या 90 डेज़ के अंदर अंदर करना है, या एक्सटेंशन 2 माह की हो सकती है, वो टाइम लिमिट भी, या उसमें एडजर्मेंट आप 1 महीने की ले सकते हैं, तो वो टाइम लिमिट भी है। तो वहाँ शो काज नोटिस देना, और शो काज नोटिस के बाद अपॉर्चुनिटी अलग है, शो काज नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, वो शो काज अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड का वर्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आप बीइंग सेपरेट है। पहले शो काज नोटिस देना है, उसमें जो भी उसकी है एलिगेशंस हैं उनके बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बाद वो कन्फ्रंट करेगा, कन्फ्रंट के बाद फिर अपॉर्चुनिटी देगा और फिर पेनल्टी लगानी है, पेनल्टी लगाने का प्रोसीजर है। तो वो वाला अगर सिंपली है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। नोटिस भी अगर आपको एक ही दिया, सर्व नहीं किया या वैलिड नहीं इशू किया तो उसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पेनल्टी आगे अगला वो कॉलम भी देख लें। उस कॉलम में सिर्फ सब सेक्शन 9A3 लिखा हुआ है,
कि फॉल्ट किसका होगा। टॉप पे अगर हम देखें तो सिर्फ ये पेनल्टी लगनी किस चीज़ की, 9A3 अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो फिर ये होगी। उसके बाद हम पेनल्टी के आगे केस लॉ देख लेते हैं। बेटा वो अगर कंप्यूटराइज हो गया है तो फिर पेनल्टी लग ही नहीं सकती, फिर लगाएंगे तो इलीगल है। इंग्रेडिएंट हमने फेल शैल बी वो देख रही है। स्ट्रिक्ट पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पीनल प्रोविजन जो भी होते हैं, जिस तरह चार्जिंग सेक्शन इंटरप्रेट होते हैं तो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होते हैं, और इसमें लेटर ऑफ लॉ, वर्डिंग ऑफ लॉ देखी जाती है। उसमें कोई इंटेंडमेंट, कोई एडिशन, डिलीशन, अजम्पशन, प्रजम्पशन, इन्फ्रेंस नहीं होती। सिक्योरिटी फॉल करें विद इन दैट तो फिर वो होगी। अगर सिक्योरिटी फॉल नहीं करते या फेलियर नहीं है, चल भी नहीं है या चीज़ें नहीं है तो आप पेनल्टी नहीं लग सकती। और दूसरा, जहाँ कहीं इम्बिगुइटी हो, इनकन्सिस्टेंसी हो तो उस सिचुएशन में पेनल्टी प्रोविजन या चार्जिंग प्रोविजन इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर डिसाइड होते हैं और अंगेंस्ट द स्टेट होते हैं। तो इसमें भी केस लॉ आगे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं कि कैसे पीनल भी या टैक्सिंग होते हैं, तो उसमें यही चीज़ हुई है। और बर्डन एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, तो यहाँ अदरवाइज तो चार्जिंग सेक्शन में भी स्टैंडर्ड एंड बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे होते हैं। यहाँ पीनल प्रोविजन या इसमें खुदाई इन नेचर है, क्रिमिनल नहीं है तो खुदाई नेचर है, इस पे भी स्टेट पे या स्टेट फंक्शनिंग पे ड्यूटी बनती है कि वो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो चीज़ें करें, या इंग्रेडिएंट ऑफ जो ऑफेंस है वो उसको फेल भी करें, शैल भी करें। आगे कौन सा है, लेविया पेनल्टी इन केस ऑफ टेक्निकल डिनायल एंड इन द सेंस मिंजरिया एक्टसिया या अनजस्टिफाइड। मिंजरिया होता है कि इंटेंशनल, डेलिबरेटली आपने कोई वायलेट ऑफ लॉ किया हो और एक्ट भी आपने किया हो और काजेशन भी हुई हो, तो उस सिचुएशन में टेक्निकल बनायल नेचर है तो उस सिचुएशन में फिर पेनल्टी नहीं रख सकती। ये जी बेटा इसमें भोले का केस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें लेविया, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ लेविया पेनल्टी इज मैटर ऑफ डिसीजन व्हिच मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द अथॉरिटी जुडिशियली ऑन कंसीडरेशन ऑफ रेलेवेंट सर्कमस्टेंस। पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज मेयरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू द इफ द ऑफेंस इज टेक्निकल बनायल इन नेचर द अथॉरिटी वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द पेनल्टी। इसमें जजिंग द इम्प्यूट जजमेंट ऑन द ट्रांस वी आर ऑफ द व्यू पर्पज ऑफ द पेनल्टी एज आल्सो इंटेंडेड डेटरेंट। उन्होंने कहा पेनल्टी जो है डेटरेंट है, एज ए टूल ऑफ रेवेन्यू मेजर नहीं है। तो इसमें उन्होंने इफ पर्पज विल बी सर्व द अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑन द इज रिड्यूस टू, उन्होंने कहा 250 लगा दें तो एज ए टोकन पेनल्टी हो जाएगी, तो पर्पज ये हो जाएगा। तो इसमें उसके बाद ये ग्रीवास ट्रीटमेंट है, ये पीनल, इसमें आपकी कंसीलमेंट को डिफाइन और किया हुआ है, उसमें भी वही लॉ ले डाउन हुए। ये नोटिफाई सारो नोटिफाई नहीं है तो उस सिचुएशन में इसमें एक दो है, क्या नाम है उसका, ये इम्पॉर्टेंट है, नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑटोमेटिकली एंड आल्सो वेयर देयर इज नो विलफुल फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ एज ए वर्ड फेल कैरीज एन एलिमेंट ऑफ मिंजरी एंड वर्ड शैल बी लायबल रेंडर प्रोविजन डायरेक्टली एंड डिक्शनरी एंड नॉट इम्पेरेटिव। ठीक है, तो इसमें केस ला है, इसमें ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें शेल बी लायबल और उसको शेल बी लायबल और शेल लायबल सारे को इंटरप्रेट किया हुआ है 1992 का। इसमें और बहुत से केस ला के साथ उन्होंने कहा डिस्करेज नहीं है, मैंडेटरी नहीं है तो इसको नहीं लगाई जा सकती। इस तरह ये हमायूं वाला भी उसने कहा विलफुल हो तो फिर हो सकता है। उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ICI वाला है, उसने कहा ना ऑटोमेटिक है, शेल बी लायबल और शेल लायबल उसको भी इंटरप्रेट किया है कि मैंडेटरी। आगे ये अभी अदील की आई है सेठ साहब की जजमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी टू अलाइज ऑफेंस इन केस ऑफ नो लॉस ऑफ रेवेन्यू इज हार्श अनलॉफुल। वो लॉस ना हो या डिस्प्रोपोर्शनेट टू ऑफेंस हो, ऑफेंस छोटा सा हो, पेनल्टी आपने इतनी हैवी लगा दी हो, तो इसमें भी इरेगुलरिटी हो या लॉस ऑफ रेवेन्यू ना हो, टेक्निकल नेचर हो, तो उसमें बहुत से केस लाए करते हुए उन्होंने कहा पेनल्टी एज ए डेटरेंट है ना कि एज ए टूल मेजर टू जो रेवेन्यू टूल मेजर नहीं। जी बिल्कुल, इसमें भी ऐसे ही आगे हेड देखें, अजम्पशन प्रजम्पशन पे भी नहीं पेनल्टी इनकंसिस्टेंट डिपार्टमेंट प्रैक्टिस पिछले सालों में नहीं लगाई या उसके इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं है तो फिर भी नहीं लगती। आगे अजम्पशन प्रजम्पशन पे नहीं है, पीनल प्रोविजन खुदाई क्रिमिनल एंड डेटरेंट इन नेचर कैन नॉट बी यूज एज ए टूल फॉर रेवेन्यू मेजर, इसके भी केस लाए। ये सारे आगे मुझे अनअजम्पशन प्रजम्पशन प्रोसीजर लैब इरेगुलरिटी अनलॉफुल,
तो इसमें सारे डिफरेंट केस लॉज हैं, तो ये सारे अपने आप जब लगे तो आप इनको बेस कर सकते हैं। और बेटा ऐसे और भी है कोई क्लियर? ये पेनल्टी जो है विद रिगार्ड टू पेनल्टी पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसके मुताबिक है। तो अब हम इसके बाद रूल देखते हैं, इसका चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट पे देख लो 6 बजे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टाइम हम रूल जो पहले रूल फ्रेम हुए थे, फिर लाइसेंसिंग रूल है, फिर अब उसके आपके जो है क्या उसको ये सीलिंग के रूल्स हैं वो आए, इनको हम डिस्कस करेंगे करके, तो फिर साथ रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, फिर उसके बाद ये एरिया हम ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर थैंक यू। आप इस पे किसी भी दोस्त का ये स्टूडियो आपने सारे मसले एक्सप्लेन कर दिए। चलो थैंक यू जी, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे मेरा ख्याल है ज़्यादा है, एक साथ बड़ा आ जाएगा, यहाँ पे एसडीओ भी जाएंगे। तो ऐसे ही हो तो अच्छा, मैं इस पे मैंने चैलेंज ही कर दी उधर ने स्टे दिया हुआ है, उन्होंने कहा ये इधर भी दिया है, ये वो दे दे। मैं चंद चीज़ें इसके हवाले से प्रोसीजरल थोड़ी ऐड कर दूं, क्योंकि सारे दोस्तों के वो पीयूएस केसेस इस टाइम रुके हुए हैं। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि अगर आप टायर 1 रिटेलर में फॉल नहीं करते तो आपने लाजमन कमिश्नर को अप्लाई करना है, उसको सबूत देने हैं और एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप टायर 1 रिटेलर हैं और आपने इंटीग्रेशन करा ली है, तब भी इमीडिएट कमिश्नर को इसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि केसेस सामने आए हैं वो आप ऑनलाइन जी आपका 17 एसजीओ है जी, क्योंकि इसमें अब वो केसेस सामने आए हैं कि लोगों ने कहा हमने इंटीग्रेशन कराई हुई है, डिपार्टमेंट ने बगैर उसको देखे उनको 2-2 3 पेनल्टीज़ लगा के अकाउंट से रिकवरीज भी कर ली हैं, तो वो फ़ौरन करें। दूसरी चीज़ है कि आपने जब इंटीग्रेशन कर ली है तब भी आपने एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट इस बेस पे कि मैं इंटीग्रेट हो गया हूँ तो मेरा 60% जो है वो डिसअलाउंस ख़त्म की जाए, वो भी आपने लेना है। और जिस तरफ सर भी तवज्जो दिला रहे थे कि अभी STGO 17 के अंदर वो नया प्रोसीजर लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो एक्सक्लूजन है वो ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। इसके लिए IRIS अकाउंट में आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन आ चुकी है, जिसमें आपने एप्लीकेशन भी देनी है और जिसके अंदर आपने जो है वो वहाँ पे एविडेंस भी देना है इंटीग्रेट होने का। सर इसमें इन्होंने कहा है कि POS जो है ना, जी जब आप इंस्टॉल करवा लेते हैं तो उसका जो इनपुट है ना, वो की जो एडजस्टमेंट है वो 90% या 95% ऐसे ही है। फिर ऐसे कई केसों में उन्होंने अलाउ कर दी हुई है, जो मैन्युफैक्चरर भी थे उनको उन्होंने जिन्होंने इंटीग्रेट करवा दिया उनको 95% अलाउ कर। अब कई लोगों अब उन्होंने कमिश्नर्स को पावर दे दी और वो उन्होंने करना ही बंद कर दिया कि जनाब हम ये आपका बनता नहीं। मैं देखिए उसके अंदर जो उन्होंने वर्ड जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जी वो यही है कि वहाँ कोई भी हो, इम्पोर्टर भी हो, मैन्युफैक्चरर भी हो, व्हाटएवर द केस में भी जी तो उसकी वर्डिंग जो आप जब पढ़ते हैं ना तो उसमें ये यानी मिलता है बंदे को जी सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है जो कि इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने आप। जी ऐसे ही है। लॉ वो जो है ना अब वो मेरे केस में उन्होंने डिसअलाउ कर दिया और मैं वैसे बेसिकली मैं अब उसको फाइट बैक तो कर रहा हूँ उन्हीं फोरम में कि यार ये मगर अब इसके ऊपर देखिए 95% और 90 कोई शो का नोटिस नहीं होता, कोई जिसको आप चैलेंज कर सकें, वो यही हो जाता है। फिर आप SDGO को चैलेंज करें तो करें, नहीं तो अदरवाइज आप एक स्पेसिफिक केस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहे होंगे, फिर आप SDGO को चैलेंज कर रहे होंगे या स्पेसिफिक केस को आप चैलेंज करते हैं, कैसे आप करते हैं? मैं अपनी बात को मुकम्मल करते आपकी बात का जवाब देता हूँ कि उसमें जो जिन लोगों के पहले एक्सक्लूजन जारी भी हो चुके हैं वो अपने अपने मुतलका कमिश्नर को फॉलो अप करें। कमिश्नर अब इसको अपलोड कर रहे हैं। बोर्ड ने 3 महीने रखने के बाद जो है ना मार्च अप्रैल वाले जो एक्सक्लूजन यहाँ से मैनुअल भी गए हुए थे बोर्ड में, वो वापस भेज दिए आपके कमिश्नर्स को कि जब आप इस नए सिस्टम के तहत इसको आप ही अपलोड करेंगे तो इसको अपने अपने केस को फॉलो अप दोबारा ज़रूर कर लें। जो सर आपने हुक्म किया वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो 90 और 95% का इनपुट का डिफरेंस है, क्योंकि लॉ ने कहा कि अगर मैं टायर 1 रिटेलर हूँ और मैंने POS इंटीग्रेशन करवा ली तो फिर मुझे 95% जो है वो एडजस्टमेंट मिलेगी मेरे इनपुट की। अब डिपार्टमेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो फिर वो कहे कैटेगरली कि आप टायर 1 रिटेलर नहीं हैं, वो कहे कि आप टायर 1 रिटेलर नहीं है और ये महकमे को लेट समझ आ रही है कि टायर 1 रिटेलर होने से बहुत सारे केसेस में टैक्सेस कम हो गए हैं।
क्योंकि 95% आपने एडजस्टमेंट ले ली, फर्दर टैक्स अदा करना आपने बंद कर दिया कि भी मैं तो एंड कंज्यूमर को माल दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है अदरवाइज़ भी जो सिनेरियोज़ हैं, मामला है, उसके हवाले से महकमे की रिकवरीज कम हुई हैं टायर 1 रिटेलर होने से। उसको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चर के केसेस में ख़ास तौर पर अपना नुकसान किया है। तो अब उसके ऊपर यही है कि आप उस पर उनको लेटर दें कि जी मैं टायर 1 रिटेलर के तौर पे आपके पास रजिस्टर्ड हूँ, मेरा ये 95% आपका ये अकॉर्डिंग टू, और ये सेक्शन के अंदर है, ये कोई सी रूल एसटीजीओ में नहीं है, ये तो इसके शेड्यूल के सेक्शन के अंदर मौजूद है कि उसको 95% तक अलाउबिलिटी मिलेगी। तो ये ठीक है अंदर ही जी मिलेगी। तो इसलिए आप उस बेस पे इसको वो चैलेंज करें, और अगर फिर भी वो आपको नहीं देते तो इसको हाई कोर्ट चैलेंज करें। वो फिर उसका बारे में या तो कोई शोकाज नोटिस करेंगे या कोई ऑर्डर पास करेंगे। बिल्कुल, पहले आपको हर्ड करें, पास ही नहीं करते ना बेसिकली, क्योंकि वो आपको हर्ड करें, आपको ऑर्डर पास करें जब उन्होंने जब टायर 1 का ना ही वो आपकी रिटर्न में अलाउ करते हैं, जी। ऑर्डर पास करते हैं, आप हैंग रहते हैं। लेकिन वो बेसिकली जो मैं समझ पाया हूँ ना, इसके ऊपर सिस्टमेटिक इश्यूज ज़्यादा हैं। ऑफिसर बेचारे को खुद कुछ नहीं पता कि मैंने करना क्या है। जरा नई अमेंडमेंट भी है जी। और उसके ऊपर भी पता भी नहीं है, और वैसे भी जो बात आप हम आ रहे हैं जी। और मेरा ख्याल है कि उनकी जो मेन जो वो होती है ना कि यार ना ही करें, ना इनको फायदा दें, ना कैसे बड़ा है रिटर्न तो फाइल करें, जी, हमें जी। तो फायदा होने, हमें तो 90% जी। 10% आ जाएगा ना। क्योंकि आप देखें ना, जो आपके रिटेलर्स हैं, स्पेशली आप ले लें जो 50 रेटेड सेक्टर्स वाले, टेक्सटाइल वाले, उनका सेल टैक्स रेटेड 12% है। 12% हो गया। अगर वो 17% इनवाइस ले मैन्युफैक्चर से परचेज़ की, 12% इंटीग्रेट होकर दें, तो वो तो 100% में डिक्लेयर कर दे तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, उनका तो रिफंड बन जाएगा, उनका रिफंड बन जाएगा। रिफंड बन जाएगा, और वो देखो किसे देना किसने। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इसके अंदर अकॉर्डिंगली हैं। तो लेकिन जो आप वाला केस है कि उसके अंदर आप उसको चैलेंज ज़रूर करें तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। चूँकि चैलेंज उसी सूरत में होगा ना जब ऑर्डर पास होगा। नहीं, ऑर्डर पास ना भी हो तो आप सिस्टम के रिटर्न को भी चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब सिस्टम इन्होंने इसको लॉक किया हुआ है। जैसे ये पहले भी ये मिनिमम इनकम टैक्स पे जो हुआ था, ये सेक्शन 113 और सेक्शन 233 और 153(1)(b) के हवाले से, तो उस पर चैलेंज ये नहीं था हुआ कि ये कह लें कि ये हम अपनी इंटरप्रटेशन ना करें। चैलेंज ये हुआ था कि ये अपनी इंटरप्रटेशन हम पे इम्पोज ना करें रिटर्न फाइलिंग पे, हमें रिटर्न फाइल करने दें। उसके बाद अगर ये अपनी इंटरप्रटेशन रखते हैं, ऑर्डर पास करेंगे, हम एपलेट फोरम पे जाकर उसको चैलेंज कर लेंगे। लेकिन अगर ये हमें सिस्टम के अंदर लॉक कर देंगे तो ये तो हमें फोर्स कर रहे हैं कि ये हमारी इंटरप्रटेशन कोई बजाय हम सिर्फ FBR की इंटरप्रटेशन पर रहो। बात आप हमारी तो ओवरऑल सिस्टम में अमेंडमेंट करेंगे तो फिर वो होगा ना। नहीं, उस पर खैर वो डायरेक्शन हो गई थी हाई कोर्ट से। वो फिर अलग बात है कि उन्होंने सेक्शन 233 और 153(1)(b) में वैसे ही एक्सप्लेनेशन डाल के वो जो टैक्स पेयर्स के स्टांसेस हैं उनको वो रूल कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, वो सारा। लेकिन आ वाली बात में है कि अगर वो रिटर्न नहीं कर रही तो फिर आप बिल्कुल उसको चैलेंज करें और अकॉर्डिंगली आपका बनता है। फिर मुमकिन है कि महकमा वहाँ पे जाके कहे कि ये टायर 1 रिटेलर नहीं है, तो फिर कम अज़ कम POS मशीन आपकी उतर जाएगी, ठीक है। तो इस सारे के साथ जी बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में इंशाल्लाह इसी टॉपिक के मज़ीद एस्पेक्ट्स लेके हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।